अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची और पुरअसरार कहानी जो हमें पाकिस्तान के शहर साहिवाल से अदील साहब ने भेजी है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम भूत प्रेत या माफौकुल फितरत वाक़यात का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में चीखो पुकार, डरावने चेहरे और खौफनाक मंजर आते हैं। लेकिन कभी कभी खौफ चीखता नहीं है, खौफ खामोश होता है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं और उन्हें समझने में इंसान को बहुत देर हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी साबित करती है कि हर साये के पीछे एक होलनाक हकीकत छुपी हो सकती है जो बज़ाहिर बहुत मासूम नज़र आती है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अदील साहब की ज़िंदगी के इस अजीब व गरीब तजर्बे की तरफ। मेरा नाम अदील है और ये वाक़या 2013 का है, जब मेरी ट्रांसफ़र साहिवाल के एक सरकारी महकमे में हुई। सरकारी मुलाजमत में तबादले तो मामूल की बात है, लेकिन इस बार मसला रिहाइश का था। साहिवाल मेरे लिए एक नया शहर था, न कोई रिश्तेदार और न ही कोई पुरानी जान पहचान। मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट मकान के किराए की नज़र हो जाए। मैंने दफ्तर में अपने साथियों से बात की तो पता चला कि शहर के पुराने हिस्से में रेलवे लाइन के उस पार कुछ पुराने सरकारी क्वार्टर खाली पड़े हैं। वो क्वार्टर अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए मालूम होते थे। ऊंची छतें, मोटी दीवारें और हर क्वार्टर के आगे और पीछे काफ़ी खुली जगह है। जब मैं पहली बार वहां गया तो एक अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। वहां 7 या 8 क्वार्टर एक कतार में बने हुए थे, जिनमें से अक्सर खाली थे और कुछ में लोग आबाद थे। मुझे जो क्वार्टर अलॉट हुआ वो कतार के तकरीबन आखिर में था। 3 बड़े कमरे, एक छोटा सा किचन और पुरानी वज़ा का बाथरूम। दीवारों का प्लास्टर कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था और ईंटें झांक रही थीं, लेकिन मुझे इससे कोई खास मसला नहीं था। मैं अकेला आदमी था, मेरे लिए इतनी जगह ही काफ़ी से ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत मरम्मत करवा लूँगा, सफाई सुथराई हो जाएगी तो गुजारा बेहतरीन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका किराया न होने के बराबर था, जो बराह रास्त मेरी तनख्वाह से कट जाना था। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान वहाँ मुंतकिल किया और रहना शुरू कर दिया। मेरे क्वार्टर के पीछे एक खासी बड़ी कच्ची जगह थी, जिसे आप बैक यार्ड कह सकते हैं। वहाँ घास फूस और झाड़ियाँ उगी हुई थीं और बीच में कुछ पुराने फलों के दरख्त थे। एक बड़ा अमरूद का दरख्त, एक अनार का पौधा और कुछ जंगली कीकर। मुझे बागबानी का बचपन से जुनून की हद तक शौक था। मेरे लिए ये वीरान जगह किसी नेमत से कम नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि दफ्तर से वापस आकर अपनी शामें और रातें इसी बागीचे को आबाद करने में गुजारूंगा। मेरे क्वार्टर के पिछवाड़े की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, बमुश्किल 4 या 5 फुट होगी। उस दीवार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अहाता था, जिसमें घने दरख्त और झाड़ियां नजर आती थीं और काफी फासले पर एक पुरानी सी कोठी की झलक दिखाई देती थी। वो कोठी भी काफी कदीम तर्ज की थी और वीरान लगती थी। शुरू के कुछ दिन तो सेटल होने में लग गए। मैंने देखा कि आसपास के क्वार्टर्स में रहने वाले लोग अपने काम से काम रखते हैं। ज्यादातर सरकारी मुलाजिम थे, कोई डॉक्टर था तो कोई रेलवे में। सुबह निकलते और शाम को थके हारे वापस आते। किसी से ज्यादा मेल जोल का मौका ही नहीं मिला। जब मैं सेटल हो गया तो मैंने अपने बागीचे की सफाई शुरू की। दिन में तो दफ्तर होता था, इसलिए मैंने शाम के बाद काम करने का मामूल बना लिया। मैंने पिछले सहन में एक तेज रोशनी वाली फ्लड लाइट लगवा ली थी, जिसकी वजह से रात को भी वहां दिन का समा होता था। मैं घास काटता, क्यारियां बनाता और नए पौधे लगाने की तैयारी करता। रात की खामोशी में मिट्टी की खुशबू और पौधों की सरसराहट मुझे बहुत सुकून देती थी। एक रात तकरीबन 8 बजे का वक्त होगा, मैं क्यारी में बीज बोने के लिए मिट्टी खोद रहा था। अचानक मुझे दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां भी घास काट रहा है या झाड़ियों की काट छांट कर रहा है। किसी औजार के चलने की आवाज मुसलसल आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने सोचा शायद उस बड़ी कोठी का माली हो या शायद खुद मालिक हो, जिसे मेरी तरह रात को बागबानी का शौक हो। दीवार चूंकि नीची थी, इसलिए मैंने वहीं पास पड़ी हुई कुछ ईंटें दीवार के साथ रखीं और उन पर खड़ा होकर दूसरी तरफ झांकने की कोशिश की। मेरी लगाई हुई फ्लड लाइट की रोशनी दीवार के उस पार भी जा रही थी,
लेकिन वहां दरख्तों के साए गहरे थे। मैंने आंखें सिकोड़कर देखा तो मुझे कुछ फासले पर एक इंसानी साया नजर आया। वो एक लड़की थी। उम्र यही कोई 25-26 साल होगी। मेरी ही हम उम्र लग रही थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी और वो झुककर किसी पौधे की सफाई कर रही थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो अपने काम में मग्न थी। मुझे हैरत हुई कि इतनी रात गए एक अकेली लड़की इतने बड़े वीरान बाग में काम कर रही है। मैं उसे देख ही रहा था कि शायद उसे मेरी देखने का एहसास हुआ। वो अचानक पलटी। अब उसका चेहरा मेरी तरफ था। वो खासी खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसकी आंखें सीधी मुझ पर जमी हुई थीं। मैं एकदम घबरा गया। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी। किसी गैर महरम को इस तरह छुप कर देखना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं था। मैं सटपटा गया और जल्दी से बोला, ओह अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, मैं साथ वाले क्वार्टर में नया शिफ्ट हुआ हूँ। मैं भी यहाँ पौधे लगा रहा था तो आवाज़ सुनकर बस वैसे ही देखने लगा था। आप भी शायद गार्डनिंग की शौकीन हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी शाइस्तगी से बात की ताकि वो मुझे कोई लफंगा न समझे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। फिर उसने एक हल्की सी, बहुत ही मध्यम सी मुस्कुराहट दी और सर को यूं हिलाया जैसे सलाम का जवाब दे रही हो या मेरी बात समझ गई हो। उसके बाद वो दोबारा मुड़ी और अपने काम में मसरूफ हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। खैर, मैंने सोचा शायद शर्मीली है या किसी अजनबी से बात करना मुनासिब नहीं समझती। मैं ईंटों से नीचे उतरा और अपने काम में लग गया। लेकिन उस रात मेरे जहन में वो लड़की और उसकी खामोशी अटकी रही। अगले 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं जब भी रात को काम करने निकलता, मुझे दीवार के उस पार उसके काम करने की आवाज़ें आती। कभी कभी मैं ईंटों पर चढ़कर देख लेता, वो वहीं होती। कभी पौधों को पानी दे रही होती, कभी सूखे पत्ते इकट्ठे कर रही होती। एक अजीब बात यह थी कि वो हमेशा अकेली होती थी। इतनी बड़ी कोठी में कभी मुझे कोई और बंदा नजर नहीं आया, ना कोई माली, ना कोई चौकीदार, ना घर का कोई और फर्द। एक शाम मैंने हिम्मत करके दोबारा बात करने की कोशिश की। वो दीवार के करीब ही एक दरख्त की नीची शाख पर बैठी थी। इस बार मुझे ईंटों पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो मुझे वाज़ेह नजर आ रही थी। मैं दीवार के करीब गया और कहा, सुनिए, आपका बाग तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, काफी मेहनत करती हैं आप। उसने मेरी तरफ देखा और फिर से सर हिला दिया। इस बार मैंने नोट किया कि वो बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वो हाथों से इशारे करने लगी। वो अपने गले की तरफ इशारा कर रही थी और फिर अपने होंठों पर उंगली रख रही थी। मुझे फौरन समझ आ गया और मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई। ओह माफ कीजिएगा, मैंने जल्दी से कहा। आप बोल नहीं सकती? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आई एम सॉरी। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया जैसे कह रही हो कि कोई बात नहीं। फिर उसने इशारों में मुझसे पूछा कि मैं क्या लगा रहा हूँ। चूंकि मुझे इशारों की ज़बान साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए शुरू में हमें बात करने में मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके इशारे समझने लगा। वो पूछती कि मैं कौन सी सब्जी लगा रहा हूँ, मैं बताता पालक या धनिया, और वो खुशी का इजहार करती। ये एक अजीब सी दोस्ती थी। एक तरफ दीवार के मैं बोलता रहता, अपनी दिन भर की बातें सुनाता, और दूसरी तरफ से वो सिर्फ इशारों से जवाब देती या खामोशी से सुनती रहती। मुझे उसकी खामोश मौजूदगी अच्छी लगने लगी थी। एक अनजानी सी अपनायत महसूस होती थी। तन्हाई के उस दौर में वो मेरे लिए एक बेहतरीन सामया बन गई थी। कुछ दिन बाद एक वाकया हुआ। मेरे सहन में लगा अमरूद का दरख्त काफी बड़ा था और उसकी कुछ शाखें दीवार के उस पार उस लड़की के बाग में लटकी हुई थीं। उन पर काफी अच्छे और पके हुए अमरूद लगे हुए थे। एक शाम मैंने देखा कि वो लड़की उन शाखों की तरफ देख रही है और हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था। मैंने उसे देखा और कहा, रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूं। मैं अपने घर से एक लंबा बांस लेकर आया जिसके आगे एक लोहे का कुंडा लगा हुआ था। मैं दीवार के पास खड़ा हुआ और बांस की मदद से उसकी तरफ लटकी हुई शाखों से अमरूद तोड़ने लगा। मैंने एक एक करके कई बड़े और पीले अमरूद तोड़े जो उसकी तरफ घास पर गिर गए। जब मैंने 8-10 अमरूद गिरा दिए तो मैंने बांस हटाया और मुस्कुरा कर कहा, ये लीजिए, अब आप आराम से खा सकती हैं। उसने नीचे पड़े अमरूदों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और हाथ जोड़कर शुक्रिया का इशारा किया। मैं खुश होकर वहां से हट गया और अपने पौधों को पानी देने लगा। मुझे खुशी थी कि मैं उसके किसी काम आ सका। अगले दिन शाम को जब मैं दफ्तर से आया और हस्बे मामूल अपने बागीचे में गया
तो मेरी नज़र दीवार के उस पार पड़ी। मेरा दिल धक से रह गया। वो तमाम अमरूद जो मैंने कल तोड़े थे वो वहीं घास पर पड़े हुए थे। उनमें से कुछ गलना शुरू हो गए थे और कुछ को कीड़े खा रहे थे। उस लड़की ने एक भी अमरूद नहीं उठाया था। मुझे बहुत हैरत और थोड़ा गुस्सा भी आया। अगर उसे अमरूद नहीं चाहिए थे तो मुझसे तुड़वाए क्यों? या शायद वो मुझसे नाराज थी, या शायद उसे मेरे दिए हुए अमरूद पसंद नहीं आए। ये सवाल मेरे जहन में घूमते रहे। उस रात वो मुझे नजर भी नहीं आई। बाग बिल्कुल सुनसान था। उसके अगले दिन मैं फिर बाग में था। रात के कोई 9 बज रहे होंगे। मैं दीवार के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था कि शायद वो आए तो मैं पूछूं कि उसने अमरूद क्यों नहीं उठाए। माहौल में एक अजीब सी खुनकी थी और हवाएं साएं साएं कर रही थीं। अचानक मुझे अपने सर के ऊपर से अमरूद के दरख्त के घने पत्तों में किसी चीज की सरसराहट महसूस हुई। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली या परिंदा है। मैंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और दरख्त की तरफ देखा। जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। मेरे हलक में चीख फंस कर रह गई। वही लड़की, वही गूंगी लड़की मेरे सर के ऐन ऊपर अमरूद की एक शाख के साथ उल्टी लटकी हुई थी, बिल्कुल किसी चमगादड़ की तरह। उसके पांव शाख में फंसे हुए थे और उसका सर नीचे की तरफ झूल रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और कशिश शकल की वजह से नीचे लटक रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसका चेहरा था। उल्टा होने के बावजूद उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं और वो बिल्कुल सीधी मेरी आंखों में झांक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। वो इतनी खामोशी से वहां लटकी हुई थी कि पत्ता भी नहीं हिल रहा था। या अल्लाह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मैं खौफ के मारे पीछे हटा। मेरा पांव किसी ईंट से टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा। मेरे गिरने की आवाज गूंजी। मैंने घबरा कर दोबारा ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। शाख खाली थी, बस हवा से हल्की हल्की हिल रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी पसलियों में उसकी ज़र्ब महसूस हो रही थी। मैं वहां से उठा और भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बिस्तर में घुस गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। क्या वो मेरा वहम था? क्या कोई इंसान इतनी तेजी से गायब हो सकता है? और कोई इंसान इस तरह उल्टा कैसे लटक सकता है? ये कोई आम लड़की नहीं थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर आहट पर मुझे लगता कि वो लड़की अब मेरी खिड़की पर उल्टी लटकी हुई मुझे देख रही होगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर भारी था। दिन की रोशनी में खौफ कुछ कम तो हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद अंधेरे में मुझे धोखा हुआ हो सकता है वो लड़की एथलीट हो, जिम्नास्टिक करती हो और मजाक में मुझे डराने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन उसके गायब होने की रफ्तार, वो इंसानी नहीं थी। कुछ दिन तक मैंने बागीचे का रुख नहीं किया। मैं जल्दी घर आकर अंदर ही रहता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ कम होने लगा। आखिरकार इंसान कब तक कमरे में बंद रह सकता है? मैंने दोबारा बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन अब मैं मोहतात था। मैंने देखा कि वो लड़की अब भी वहां आती है। वो अब दरख्त पर नहीं चढ़ती थी, बल्कि दूर अपने बाग के बीच में खड़ी रहती। अब मैं उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था, बस अपनी नजरें नीची रखकर काम करता। इस वाकये के एक हफ्ते बाद इतवार का दिन था। मैं अपने क्वार्टर के बाहर वाले बरामदे में कुछ टूटी हुई फर्श की मरम्मत कर रहा था। मेरे बराबर वाले क्वार्टर में एक साहब रहते थे, फारूक साहब, जो महकमाए नहरात में क्लर्क थे। वो भी बाहर धूप सेंक रहे थे। सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला चल निकला। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा, फारूक साहब, ये जो हमारे क्वार्टर्स के पीछे बड़ी वाली कोठी है, वहां कौन रहता है? फारूक साहब के चेहरे का रंग जरा सा बदल गया। उन्होंने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा और बोले, क्यों भाई, खैरियत? तुम वहां के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, नहीं, बस वैसे ही। मैंने कभी वहां किसी को आते जाते नहीं देखा। बस रात को कभी कभार बाग में किसी के चलने फिरने की आवाज आती है। मैंने लड़की का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। फारूक साहब मेरे करीब आए और आवाज धीमी करके बोले, अदील मियाँ, वहां कोई नहीं रहता। वो कोठी पिछले 20-25 साल से वीरान पड़ी है। मुतनाज़िया प्रॉपर्टी है। कहते हैं वहां के मालिकों ने खुदकुशी कर ली थी या शायद कत्ल हो गए थे। बहरहाल वो जगह आसीब ज़दा मशहूर है। हम पुराने रहने वाले तो रात को उस दीवार की तरफ देखते भी नहीं। तुम भी होशियार रहना। नए हो इसलिए बता रहा हूं। लोग कहते हैं वहां अक्सर अजीब चीजें नजर आती हैं। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
अगर वहां कोई नहीं रहता तो वो लड़की कौन थी? क्या वो वाकई कोई भूत थी या ये लोग महज अफवाहों पर यकीन रखते हैं? लेकिन जो मैंने देखा था वो वहम नहीं था। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि मेरे 2 पुराने कॉलेज के दोस्त काशिफ और नौमान अचानक मेरे पास टपक पड़े। वो किसी काम के सिलसिले में साहिवाल आए थे और होटल में रुकने के बजाय उन्होंने सोचा कि मेरे पास रुक जाएं। मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई। कम से कम उस वीरान घर में अब मैं अकेला नहीं था। 2 दिन बड़े मजे में गुजरे। हंसी मजाक, पुरानी यादें और घूलना फिरना। मुझे अपना खौफ भूलने लगा था। दूसरी रात हम तीनों ने फैसला किया कि क्वार्टर के पिछले सहन में बारबेक्यू करते हैं। मौसम अच्छा था और मैं अपने दोस्तों को अपनी बागबानी की मेहनत भी दिखाना चाहता था। हमने अंगीठी जलाई, टिक्के सीखों पर चढ़ाए और कुर्सियां लगाकर बैठ गए। रात के 10 बज रहे थे। बातों के दौरान मेरी नजर आदत के मुताबिक दीवार के उस पार गई। वहां उसी दरख्त की शाख पर वो लड़की बैठी हुई थी। वो बिल्कुल खामोश थी और टिकटिकी बांधकर हम तीनों को देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे देखा लेकिन नजरअंदाज करने की कोशिश की। काशिफ और नौमान हंसी मजाक में लगे हुए थे। अचानक नौमान ने मेरी तरफ देखा और बोला, यार अदील, तू बार बार उधर दीवार की तरफ क्या देख रहा है? कोई खास चीज है क्या उधर? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं यार, कुछ नहीं, बस वैसे ही। लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। मुझे लगा शायद ये दोस्तों के सामने कुछ नहीं करेगी। फिर अचानक उस लड़की ने हाथ हिलाया। वो मुझे इशारा कर रही थी। मैंने इज़्तिराबी हालत में कहा, यार वो देखो, हमारे पड़ोसी शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो लड़की इशारा कर रही है। काशिफ और नौमान दोनों ने मेरी उंगली के इशारे की समत में देखा। काशिफ बोला, कौन सी लड़की, कहाँ है? मैंने कहा, अरे वो सामने उस बड़े दरख्त की मोटी शाख पर बैठी है, देख नहीं रहे तुम? सफेद कपड़ों में है, शलवार कमीज पहनी हुई है। नौमान ने आंखें फाड़ कर देखा और फिर मुझे घूर कर बोला, अदील, तुझे नशा करने की आदत तो नहीं पड़ गई? वहां तो घुप अंधेरा है, सिर्फ दरख्त है, कोई लड़की वड़की नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। यार क्या बकवास कर रहे हो? वो देखो, वो अब हाथ हिला रही है, वो टहनी भी हिल रही है। वाकई वो टहनी जिस पर वो बैठी थी बुरी तरह हिल रही थी। पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। काशिफ संजीदा हो गया और बोला, अदील, टहनी तो हिल रही है, शायद हवा से या किसी जानवर की वजह से, लेकिन कसम ले ले भाई, वहां कोई इंसान नहीं बैठा, कोई लड़की नहीं है। मैंने दोबारा गौर से देखा। वो लड़की वहीं थी, बिल्कुल वाज़ेह। वो अब दांत निकालकर हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी की कोई आवाज नहीं थी। वो सिर्फ मुझे देख रही थी और मेरे दोस्तों को नजर नहीं आ रही थी। ये वो लम्हा था जब हकीकत मुझ पर पूरी तरह आश्कार हुई। वो कोई इंसान नहीं थी, वो कोई वजूद नहीं रखती थी। वो सिर्फ मेरी नजरों का धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती थी जो सिर्फ मुझे अपना आप दिखाना चाहती थी। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने फौरन दोस्तों से कहा, चलो सामान उठाओ, अंदर चलते हैं, सर्दी बढ़ गई है। नौमान ने कहा, अभी तो टिक्के कच्चे हैं यार, क्या हो गया तुझे, पसीना क्यों आ रहा है? मैंने कहा ना, अंदर चलो। मैं तकरीबन चीखा। मेरी हालत देखकर वो दोनों डर गए और खामोशी से सामान समेटकर अंदर आ गए। उस रात मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस तबीयत खराब होने का बहाना कर दिया। अगले दिन वो चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि बाजार से एक बड़ा सब्ज रंग का तरपाल यानी ग्रीन शेड खरीदा और उसे अपने सहन की पिछली दीवार के ऊपर तान दिया, ताकि दीवार के उस पार का मंजर मुकम्मल तौर पर छुप जाए। मैंने उसके बाद कभी उस लड़की को देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन 1.5 साल तक, जी हां, मजबूरी थी, मैं 1.5 साल तक उसी क्वार्टर में रहा। इस दौरान हर रात मुझे दीवार के उस पार से घास काटने की आवाजें, पौधों को पानी देने की आवाजें और कभी कभी दरख्तों के हिलने की आवाजें आती रहीं। कभी कभी मुझे महसूस होता कि तरपाल के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। कभी अमरूद मेरे सहन में खुद ब खुद गिर जाते। मैंने उस आसेब, उस भूत या उस लड़की की कहानी कुरेदने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, कैसे मरी और वहां क्यों कैद थी। मैंने बस एक उसूल बना लिया था, तुम अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। मैंने उसे नजरअंदाज किया,
और शायद इसी वजह से उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस वहां थी, एक खामोश पड़ोसिन की तरह। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। इस वाक़ये ने मुझे सिखाया कि बाज़ औक़ात अनजानी चीज़ों से पर्दा उठाना अक्लमंदी नहीं होती। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी अदील साहब की पुरअसरार दास्तान। वाकई सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक ऐसा साया जो आपके साथ रोज़ाना बातें करता हो, इशारे करता हो, लेकिन दर हकीकत उसका कोई वजूद ही ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आसपास जो वीरान जगहें हैं, वहां रात के अंधेरे में कौन जागता है? उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा वाकया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें लिख भेजें। कहानी को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।